हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सब अपनी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपकी इस ही तैयारी को चार चांद लगाने के लिए हम खान सर के द्वारा लिखे गए नोट्स को आपके लिए लेकर आए हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। राइट गाइस, यहाँ पर हम आपको आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित सभी उन तथ्यों को, सभी टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कराएंगे जिनसे दोस्तों आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप धैर्यपूर्वक इस प्रॉपर वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। गाइस, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे भारत में यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ तथा भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देश से जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे। मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले दो मार्ग थे। और दो कौन कौन से मार्ग थे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला मार्ग है यहाँ पर आ जाएगा पारस की खाड़ी वाला मार्ग। ठीक है, और सेकंड नंबर पर है लाल सागर वाला मार्ग। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले कौन से निम्न दो मार्ग थे, तो आप बताएंगे पारस की खाड़ी वाला मार्ग और नेक्स्ट है लाल सागर। ठीक है, लाल सागर वाला मार्ग। ठीक है ना। उसके बाद में गाइस, दो कारणों से लाल सागर का मार्ग दुष्कर था। अगर बोलें दुष्कर का मतलब जानते हैं, दुर्गम था। ठीक है, तो यहाँ पर दो कारण कौन कौन से थे। मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ना और मार्ग में चट्टानों का पड़ना। ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानें थी और उन क्योंकि चट्टानें अगर बड़ी बड़ी थीं तो आप ये मानते ही होंगे कि जहाँ पर पर्वत होते हैं वहाँ पर कोहरा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मार्ग दुर्गम था, इस वजह से जो लाल सागर वाला मार्ग था वह काफ़ी कठिन था। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ज़्यादातर व्यापार पारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से होता था। ठीक है, क्योंकि दो ही मार्ग थे तो एक तो दोस्तों दुर्गम हो गया, ये जो मार्ग है लाल सागर वाला ये तो दुर्गम हो गया, और फिर बचा फिर पारस की खाड़ी वाला मार्ग। यहीं से क्योंकि ये सब परेशानियां इस मार्ग में नहीं थी, इसीलिए पारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से होता था व्यापार सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसकी जो प्राथमिकता थी वह सबसे ज़्यादा थी क्योंकि ये सरल मार्ग था। देखिए, आज भी हम अगर दो मार्ग हमें मिल रहे हों, एक मार्ग में हमें कठिनाई हो तो हम उस मार्ग को चुनते हैं जिस मार्ग में कठिनाई ना हो। गाइज, इन नोट्स को पढ़ने के बाद मैं ये 101% ये आपसे बोल सकता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। आप इस वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा। ठीक है, फिर है दोस्तों यहाँ पर एशिया से यूरोप को जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों एवं मार्गों से होकर गुजरती थी और ठीक है, और हर राज्य को चुंगी और कर देने पड़ते थे। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखेंगे एशिया से यूरोप को जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों एवं मार्गों से होकर गुजरती थी और हर राज्य को चुंगी कर और मार्ग कर देने पड़ते थे। उसके बाद यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था। इसके कारण यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से वंचित थे। ठीक है ना, आपको ये यहाँ पर ज्ञात हुआ होगा, यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था। ठीक है, इटली के जो अधिकारी थे उनका यहाँ पर एकाधिकार था। इसके कारण यूरोप के नवीन जो राज्य व्यापार से वंचित थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सन 1453 ईस्वी में यानी कि 1453 में तुर्की ने कुस्तुनतुनिया की विजय कर ओटोमन साम्राज्य की स्थापना की और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इसका नियंत्रण स्थापित हो गया। फिर तुर्कों ने इस क्षेत्र से होने वाले यूरोपीय व्यापार में दिक्कतें पैदा करने लगे। भौगोलिक खोजों एवं व्यापारी मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाल अग्रणी था। यहाँ का शासक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 1486 में एक पुर्तगाली नाविक
बार्थलोम्यूडेज ने अफ्रीका स्थित उत्माशा द्वीप केप ऑफ गुड होप खोज निकाला? लोम्यूडेज ने, ठीक है, 1486 ईस्वी में। फिर है गाइस, यहां पर देखेंगे आप 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता कोलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज की। ठीक है, भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर में जोखिम भरी यात्रा प्रारंभ की। अंततः इसने अमेरिका की खोज की। गाइज, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर आप बताएंगे किसने की थी, कोलंबस ने की थी, और इसका सन भी आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे 1492 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली वास्को डी गामा उत्माशा अंतरीप के रास्ते से होकर भारत पहुंचा, जो एक सीधा मार्ग था। देखिए, वास्को डी गामा के बारे में भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की खोज किसने की थी और किस सन में की थी, तो आप यहाँ पर बताएंगे 1498 ईस्वी में की थी। ठीक है, और जो है किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी। ये पुर्तगाली नागरिक था, आपसे उसके देश का भी पूछ लिया जाता है कि वह किस देश का निवासी था। यूरोपों के भारत आगमन का क्रम। देखिए, जो यूरोपीय थे वे भारत में किस किस सन में आए, ठीक है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से यहाँ पर देखिएगा। जो पुर्तगाली हैं दोस्तों, पुर्तगाली सबसे पहले पुर्तगाली आए, ठीक है, कौन से सन में आए दोस्तों, यहाँ पर वे 1498 ईस्वी में आए। कंपनी का नाम अगर पूछ ले तो दोस्तों यहाँ पर आप बताएंगे एस्तादो दी इंडिया। उसके बाद में डच लोग आए दोस्तों 1605 ईस्वी में। इनकी कंपनी का नाम अगर आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे विरिंग दे ओस्तो इंडी से। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रिटिश आए फिर, क्योंकि दोस्तों आपको ये क्रम याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में क्रम भी पूछा गया है। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए और फिर अंत में फ्रांसीसी आए। डेनिश का आप यहाँ पर क्रम बताएंगे 16 से 16 ईस्वी में आए, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, जो ब्रिटिश आए थे वह 1608 ईस्वी में आए थे। ठीक है, इनकी कंपनी का आप नाम बताएंगे, याद रखेंगे नाम इनका, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन यू द ईस्ट इंडीज टू द ईस्ट इंडीज, इनकी कंपनी का नाम था। उसके बाद में डेनिश आए जो कि 1616 ईस्वी में आए। इनकी कंपनी का नाम आप याद रखिएगा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लास्ट में आप यहाँ पर देखेंगे 5वें नंबर पर फ्रांसीसी आए जो कि 1667 ईस्वी में आए, और इनकी कंपनी का नाम द कंपनी द इन ओरिएंटल इसकी कंपनी का नाम था। ये सभी कौन थे दोस्तों, ये यूरोपियन थे। सभी कौन थे, ये यूरोपियन थे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम क्रमवार, क्योंकि सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगाली के क्रम में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इनके बारे में जो है दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने में आर्थिक एवं धार्मिक कारण सक्रिय थे। पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने में आर्थिक एवं धार्मिक कारण सक्रिय थे। अगर आपसे पूछ लिया जाता है ना, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी कि कौन कौन से कारण थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आर्थिक बताएंगे और यहाँ पर धार्मिक कारण आप बताएंगे। आर्थिक कारण में अगर पूछे तो यहाँ पर व्यापार करना, और धार्मिक कारण में एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। गाइज, आपको इनकी मानसिकता पता चली होगी। यहाँ पर जो पुर्तगाली लोग थे वह 2 कारणों से यहाँ पर आए थे, आर्थिक व्यापार करने के लिए और धार्मिक। आर्थिक क्या था दोस्तों, यहाँ पर ये व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, और धार्मिक क्या था, यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो पुर्तगाली थे उनका जो भारत आने का उद्देश्य था वह क्या था, तो आप यहाँ पर बताएंगे जो पुर्तगाली थे उनका भारत में आने का जो मुख्य उद्देश्य था वह व्यापार करना था समुद्री मार्ग के थ्रू, और अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था।
ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकीट बंदरगाह केरल मालाबार तट पर पहुंचा। गाइज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर कई बार पूछा गया है कि 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा भारत आया था वह सर्वप्रथम किस बंदरगाह पर आया था या किस जगह पर वह पहुंचा था। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। आपसे सन भी पूछ लिया जाता है तो आप सन भी याद रखिएगा, ठीक है। और व्यक्ति का अगर नाम पूछ लिया जाए तो आप व्यक्ति का नाम भी यहाँ पर बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस जगह पर वह सर्वप्रथम आया था तो यहाँ पर आप बताएंगे कि केरल के मालाबार तट पर आए थे, ठीक है, जो कि कालीकीट बंदरगाह के नाम से उस समय पर जाना जाता है। यहाँ पहले से बसे हुए अरबी व्यापारियों द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया गया, लेकिन कालीकीट के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया और मसाले तथा जड़ी बूटियाँ ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी। देखिएगा आप इस चीज़ को यहाँ पर अच्छे से इस चीज़ को देखिएगा कि यहाँ पर जो वास्को डी गामा भारत आए थे वह केरल के मालाबार तट पर आए थे, ठीक है। और यहाँ पर जो उस समय के राजा थे राजा जुमोरिन, ठीक है, राजा जुमोरिन ने उनका स्वागत किया था और मसाले तथा जड़ी बूटियाँ ले जाने की उनको अनुमति यहाँ से प्रदान कर दी थी। फिर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सन 1500 ईस्वी में अल्वारेज केब्राल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत आया। ये भी मसाला आदि लेकर पुर्तगाल पहुंचा। आप अगर नेक्स्ट पुर्तगाली की बात करेंगे तो ये 1500 ईस्वी में आए, ठीक है, ठीक है ना। 1500 ईस्वी में भारत आए और इन्होंने भी मसाले आदि पुर्तगाल पहुंचाए यहाँ से खरीदने के बाद। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुणे भारत आया। गाइस ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वास्को डी गामा भारत सेकंड नंबर पर कौन से सन में आया, तो यहाँ पर आप बताएंगे 1502 ईस्वी में। इसी वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। काफ़ी महत्वपूर्ण है गाइस, आपको इसको अच्छे से याद रखना होगा। प्रथम पुर्तगाली जो फैक्ट्री है वह कहाँ पर लगी, इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे कि पुर्तगालियों की जो प्रथम फैक्ट्री थी वह कोचीन में लगी थी, जो कि वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में दोबारा भारत आए थे, ठीक है। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती बसाई। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने पुर्तगाली बस्ती बसाई। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। इस संदर्भ में जो पहला गवर्नर है वह अल्मीडा बना, ठीक है। यहाँ पर आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा या अच्छे से इसको याद रखने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि जो उन्होंने सर्वप्रथम नीति जो अपनाई, और नीति कैसी अपनाई, उन्होंने यहाँ पर अपना एक गवर्नर बनाया, एक गवर्नर की नियुक्ति की, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अल्मीडा 1505 ईस्वी से और 1509 ईस्वी के बीच की जो कहानी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अल्मीडा ने कोचीन का दुर्गीकरण कराया तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया। जो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर ये गवर्नर बनाए थे पुर्तगालियों ने, इन्होंने क्या किया 1505 से 1509 ईस्वी के बीच में, ठीक है, कोचीन का इन्होंने क्या किया, दुर्गीकरण करवा लिया। दुर्गीकरण कराकर उसमें अपना क्या किया, मुख्यालय बनवाया। अपनी उस समय पर ये मान के चलिए ये अपनी उस समय पर सत्ता स्थापित करने में लगे हुए थे धीरे धीरे करके, ठीक है ना। मुख्यालय बनाया अल्मीडा के द्वारा, कोचीन में बना। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। उसके बाद यहाँ पर 1508 ईस्वी से 1509 ईस्वी में इसने गुजरात
मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम, ठीक है, जल बेड़े को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। आप यहां पर देखेंगे कि 1508 ईस्वी से 1509 ईस्वी के बीच में इसने मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम बेड़े को पराजित करके अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। फिर देखेंगे दोस्तों यहां पर अल्बुकर्क 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। गाइस, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि भारत में वास्तविक सत्ता का जो स्थापक है वह किसको कहा जाता है, तो आप यहां पर आंसर देंगे अल्बुकर्क को कहा जाता है, और ये पुर्तगाली था। फिर है, इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया और किलेबंदी करवाई। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया और किलेबंदी करवाई, क्योंकि मंशा इनकी धीरे धीरे करके अपना वर्चस्व स्थापित करना था। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब ये भारत आए इन्होंने स्टार्टिंग से क्या रणनीति अपनाई। एक शक्ति के केंद्र के रूप में विकसित किया। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया और किलेबंदी करवा ली, ठीक है, और उसको एक शक्ति के केंद्र के रूप में उसको क्या किया, विकसित किया। वास्को डी गामा 1524 से 1529 ईस्वी में, ठीक है, ये कहानी आप देखेंगे। वास्को डी गामा 1524 से 1529 ईस्वी तक यहाँ का गवर्नर रहा और 1529 ईस्वी में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई। देखिए, भारत जब वास्को डी गामा आया, ठीक है, और यहीं पर इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। जो भारत में वास्को डी गामा जी आए थे, ठीक है, उनकी मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु के बारे में अक्सर उनसे पूछा जाता है। या फिर आपसे इस प्रकार का भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्न में से वह यात्री बताइए जिन्होंने जो कि भारत आए, ठीक है, खोज में भारत आए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो यहां पर आप जो राइट आंसर है वह लगाएंगे वास्को डी गामा। और यहां पर आप देखेंगे गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र भी बनाई गई। सेंट जेवियर ईसाई संत की कब्र भी गोवा में ही है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नुनो दी कुन्हा, ठीक है, इनको बोला जाता है। आप इनके बारे में देखेंगे। अब 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। इसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी किसने बनाया, तो यहां पर आप राइट आंसर दीजिएगा नुनो दी कुन्हा ने। यानी कि जब वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई उसके बाद से ही इनको यहां का गवर्नर बनाया और, ठीक है, वह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। जो अल्बुकर्क था उसका वास्तविक उत्तराधिकारी था ये, ठीक है। कोचीन की जगह उन्होंने अपनी राजधानी गोवा को बना लिया। फिर देखेंगे गाइस हम यहां पर कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोम तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया। ठीक है, इस चीज को आपने यहां पर देखा। उसके बाद यहां पर देखेंगे पुर्तगालियों की देन, ठीक है, पुर्तगालियों की देन। अब यहां पर आप देखेंगे भारत में प्रेस यानी कि छापा खाना पुर्तगालियों की देन है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में प्रेस या छापा खाना की जो शुरुआत हुई वह किस समय हुई है या वह किसकी देन है, तो आप यहां पर बताइएगा कि वह पुर्तगालियों की देन है।
क्योंकि भारत में प्रेस व छापाखाना पुर्तगालियों की देन यहाँ पर आपने पढ़ लिया है। उसके बाद तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू करवाई, फिर उत्तर भारत में शाहजहां के काल में आई। गाइस, अगर तंबाकू का आविष्कार अगर पूछ लिया जाए यह किसके काल में सर्वप्रथम भारत आया, तो आप यहां पर बताएंगे पुर्तगालियों के शासनकाल में। भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम की खेती पुर्तगालियों की ही देन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आई होप आपने इनको अच्छे से याद कर लिया होगा, क्योंकि दोस्तों जब कभी कभी आप इन फलों को यहाँ पर खाते हैं तो क्या आपके मन में कभी विचार आया है कि इस प्रकार के फल यहाँ पर सर्वप्रथम कैसे आए होंगे? तो आप यहाँ पर बताइएगा, जो यूरोपियन थे पुर्तगाली, उन्हीं की देन है कि जब वो यहाँ से व्यापार कर रहे थे उसी समय पर वह अपने यहाँ से कुछ मुख्य चीज़ों को भी यहाँ पर लाए, ठीक है, जिनमें ये निम्नलिखित हैं: पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू, बादाम, ठीक है, आदि। प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा हैं, मिस्र, तुर्की एवं गुजरात की संयुक्त। 1505 से 1509 ईस्वी मुस्लिम जलबेड़े को पराजित इन्होंने किया था। कोचिन का दुर्गीकरण किया। केन्ना नोर में तुर्कली मतलब तुर्गाली माफ़ी चाहूँगा पुर्तगाली केन्ना नोर में पुर्तगाली फैक्ट्री की इन्होंने स्थापना की थी। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक रहे, जिन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा को जीतकर पुर्तगाली आधिपत्य की स्थापना की। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक स्थापक इनको माना जाता है। नुनो दे कुन्हा ने 1529 से 1538 ईस्वी तक कोचीन के स्थान पर गोवा को अपनी राजधानी बनाया। ये चीज़ आपने देखा। पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार इन्होंने किया। हुगली एवं सैंथोम में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना भी इन्होंने की। सेकंड नंबर पर आप देखेंगे पुर्तगाली के बाद भारत में कौन आए? डच आए। डच के बारे में अब हमें यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप ही के लिए गाइज मेहनत करते हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। और जो दोस्तों खान सर हैं उनके नोट्स ये आप सबको हम यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों आप जान ही सकते हैं कि कंटेंट में कितना दम है। कंटेंट दोस्तों आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ आप खान सर के भी अगर फैन हैं तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम यहाँ पर डच के बारे में अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला जो अभियान दल सुमात्रा पहुंचा। उसके बाद 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान की स्थापना की। यहाँ पर आप चीज़ नोट कीजिएगा और चीज़ों को समझते हुए चलिएगा कि किस तरह से भारत में व्यापारी बनकर विदेशी आए और अपना यहाँ पर राज्य स्थापित किया। सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक वॉ देर हैग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत पहुंचा, यानी कि भारत को भेजा और पूर्व तट पर स्थित मसूलीपत्तनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी। फिर 1610 ईस्वी में उन्होंने पूर्वी तट पर स्थित
पुलिकीट को अपनी फैक्ट्री बनाई और इसे अपना मुख्यालय भी बनाया। ये लोग यहाँ स्वर्ण पेगोडा, सोने की मुद्रा ढालते थे। 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल स्थित चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र भी बना। उसके बाद डचों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियां, फिर तो गाइज इन्होंने काफ़ी फैक्ट्रियां यहाँ पर लगाई। जो भी फैक्ट्री उन्होंने लगाई उसके संदर्भ में आप यहाँ पर देखिएगा। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। 1606 ईस्वी में, यानी कि लगातार कोशिश की इन्होंने, फिर इन्होंने आंध्र प्रदेश में ही दूसरी फैक्ट्री लगाई जिसको पेतोपोली भी बोला जाता है। तीसरे नंबर पर 1610 ईस्वी में पुलिकीट पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई जो कि आंध्र प्रदेश में ही है। उसके बाद 1616 ईस्वी में सूरत में जो कि गुजरात में है, वहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री लगाई। 1627 ईस्वी में पीपली जो कि पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है, वहाँ पर इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री लगाई 5वें नंबर की। उसके बाद 1653 ईस्वी में चिनसुरा जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। और टोटल इन्होंने दोस्तों 7वीं जो फैक्ट्री लगाई है दोस्तों यहाँ पर 1698 ईस्वी में लगाई है, कासिम बाजार, बालासोर एवं नेगपत्तनम में। यहाँ पर आप देखेंगे डच लोग भारत में सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। देखिए जो डच लोग थे ना, आप यहाँ पर देखेंगे जो पहले पुर्तगाली थे उन्होंने मसालों का व्यापार किया। जो डच लोग आए उन्होंने यहाँ पर सूती वस्त्र का, नीला, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात किया। उसके बाद डच लोग भारत से मसाले का निर्यात नहीं करते थे। कई बार आपके एग्जाम में ये पॉइंट पूछा गया है, क्या डचों ने यहाँ से या भारत से मसालों का व्यापार किया? तो आप कहेंगे नहीं, उन्होंने केवल सूती वस्त्र, नीला सोरा, मतलब नील सोरा, नील, ठीक है ना, नील पढ़िएगा, नील और सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात किया ज़्यादातर। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डचों द्वारा भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, चावल और नमक, ये चीज आपने यहाँ पर देखी। फिर यहाँ पर आप देखेंगे अंग्रेज। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल ब्रिटिश इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। यह कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण रहा। इस काल में व्यापारिक उन्नति के लिए भी अनेक प्रयास किए गए। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के समय 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई जिसका नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी में अनेक शेयर होल्डर थे। इस कंपनी में क्या थे? अनेक शेयर होल्डर थे, जो कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे कंपनी की पहली यात्रा 1601 ईस्वी में हुई जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए। सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल हेक्टर नामक जल जहाज से भारत में सूरत पहुंचा और यहां पर अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना हुई। ठीक है गाइस, आपने ये चीज को अच्छे से नोट किया होगा कि यहाँ पर किस प्रकार से
अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना हुई। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। जो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में जो पहली कंपनी सूरत में जो स्थापित की गई थी वह अस्थायी थी। ठीक है, ये चीज आपसे कई बार पूछी भी गई है। कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर के दरबार पहुंचे। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब तथा खान इंग्लिश खान की उपाधि भी दी। ठीक है, यहां पर जहांगीर ने, देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि कैप्टन हॉकिंस जब सूरत पहुंचा जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के दरबार में, तो वहां पर इनको 400 का मनसबदारी सौंप दी, 400 क्षेत्र की। ठीक है, तथा खान इंग्लिश खान की भी उपाधि इन्होंने इनको प्रदान कर दी थी। अंग्रेजों के शासनकाल के जो मुगल शासक दोस्तों कहा जाता है ना, तो वह जहांगीर को कहा जाता है। आप इस चीज को याद रखिएगा। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि यहां पर जो दूसरी फैक्ट्री है वह कहां पर स्थापित की थी, किस नाम से स्थापित की थी। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी दूसरी जो फैक्ट्री थी वहां पर स्थापित इन्होंने की थी। फिर यहां पर बात करें 1613 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री को स्थायित्व प्राप्त हुआ। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। यह 3 वर्षों तक 1618 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि कितने वर्ष तक, ठीक है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स फर्स्ट के राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में रहे, तो 3 वर्ष आप यहां पर बताइएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, इसने व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों के छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त कर लिए जहांगीर से। ठीक है ना, आप इस चीज को देखिएगा। 1632 ईस्वी में अंग्रेज ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। गाइज यहां पर आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से यहां पर चीजें चल रही हैं। कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक दर देने के बदले, देखिए 500 पाउंड ये केवल उनको देते थे कुतुब शाह को, और इन्होंने गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। लाभकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान के नाम से भी जाना जाता है। 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक ने अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया, यानी कि भाड़े पर ले लिया, लीज पर ले लिया। ठीक है, यहां पर अंग्रेज ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया। पट्टे पर लेने के बाद इन्होंने एक किले का निर्माण वहां पर करा लिया था। इनकी इच्छा ही थी कि आने वाले समय में यह पूरे अखंड भारत पर यह कब्जा कर लें और अपना स्थायित्व ये वहां पर पूरी तरीके से बना लें। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों से दहेज के रूप में बंबई चार्ल्स सेकंड को प्राप्त हुआ, यानी कि शादी भी की और दहेज के रूप में बंबई को भी दे दिया या ले लिया। ठीक है, उसके बाद 1669 ईस्वी में चार्ल्स सेकंड ने बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया, और फिर कंपनी ने ओंगियार को अपना अधिकारी नियुक्त कर बंबई के गोवा का शहरीकरण करवा दिया।
आप यहाँ पर चीज़ें नोट कर रहे होंगे कि किस तरीके की चाल करके ये लोग आगे बढ़े। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। ये गांव थे गोविंदपुर, सुता, नती और कोलकाता। यही तीनों गांव विकसित होकर कलकत्ता नगर को बसाने का श्रेय जॉब चार्नॉक को जाता है। अगर पूछ लिया जाए गाइस कि कलकत्ता शहर को पुराने समय में क्या कहा जाता था या किन को जोड़कर ये बना, तो गोविंदपुर आप बताएंगे, सूता नाती बताएंगे और कोलकाता बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये भूमि भी इसी के अधिग्रहण हो गई थी। सन 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ और यह पूर्वी भारत के सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर था। 1615 ईस्वी में कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में पुर्तगाल सम्राट फर्रुख सियार के दरबार में पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी था। हैमिल्टन ने फर्रुख सियार को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई थी। ठीक है, फर्रुख सियार को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई थी। इसने प्रसन्न होकर फर्रुख सियार ने 1717 ईस्वी में एक फरमान द्वारा कंपनी को अपने अनेक रियायतें प्रदान कर दी थी। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियां, आप यहाँ पर फैक्ट्रियों के बारे में जानेंगे, जो भी यहाँ पर फैक्ट्रियां इन्होंने स्थापित की थी। 1608 ईस्वी में सूरत में स्थायी रूप में इन्होंने एक फैक्ट्री को यहाँ पर स्थापित किया अस्थायी रूप से। फिर है 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, 1616 ईस्वी में अहमदाबाद में जो कि आगरा में है वहाँ पर इन्होंने स्थापित किया। फिर 1632 ईस्वी में गोलकुंडा में की। 1633 ईस्वी में बालासोर एवं हरिहरपुर उड़ीसा में इन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित की। 1639 ईस्वी में मद्रास में इन्होंने एक कंपनी स्थापित की। 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित की। 1669 ईस्वी में बम्बई में इन्होंने अपनी एक कंपनी स्थापित की और उसके बाद इन्होंने 1700 ईस्वी में कलकत्ता में एक फैक्ट्री स्थापित की। फिर इनके बाद हम देखते हैं यहाँ पर डेनिस के बाद हम देखते हैं जो लास्ट में यहाँ पर आए हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम हम यहाँ पर अब डेनिस के बारे में चर्चा करेंगे। डेनिस डेनमार्क के निवासी थे जो 1616 ईस्वी में भारत आए और बंगाल स्थित श्रीरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की। यही भारत में इनका मुख्य केंद्र था। देखिए, डेनिस के बारे में जब पूछा जाता है तो आप यहाँ पर बताएंगे कि 1616 ईस्वी में ये लोग भारत आए थे और यहाँ पर जो पहली बस्ती इन्होंने स्थापित की थी, ठीक है, तो आप बताएंगे बंगाल स्थित श्रीरामपुर में इन्होंने अपनी बस्ती स्थापित की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित तथ्य। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर इसका विवाह एक आर्मीनियन स्त्री से करवा दिया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्टन हॉल था। फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज ने मद्रास को पट्टे पर चंद्रगिरी के राजा से प्राप्त किया। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देखेंगे कि गेराल्ड ओंगियार को बंबई नगर का संस्थापक माना जाता है। अंग्रेजी कंपनी की स्थापना
अंग्रेजी कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में हुई थी। फिर देखते हैं गाइस हम यहाँ पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आप यहाँ पर देखेंगे गाइस लुइस, क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे इसको, ये गाइस रोमन गिनती है, आप इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। ये 14 लिखा हुआ है यानी कि 14 है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुइस 14वें ने की थी, ठीक है। शासनकाल में इसके मंत्री कोबाल्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में हुई। सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी करों के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत में पहुंचा, सूरत पहुंचा और यहीं पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1669 ईस्वी में फ्रांसीसी ने पूर्वी तट पर स्थित मुसुलीपत्तनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1673 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से एक ज़मीन प्राप्त की। इसी ज़मीन पर चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास हुआ। इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना होगा क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। फिर है 1701 ईस्वी में फ्रांसीसी ने पौंडीचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और यहाँ का पहला गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन था। 1735 ईस्वी में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पांडिचेरी आया। इसके समय में फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ। फिर गाइस हम यहां पर देखेंगे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, कर्नाटक के युद्ध। यहां पर आप देखेंगे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कर्नाटक के युद्ध में कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी के मध्य 18वीं शताब्दी तक कोरोमंडल तट की भूमि को कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। यह हैदराबाद के निजाम के अधीन एक प्रांत था। यहाँ के प्रांतपति को नवाब कहा जाता था। सर्वप्रथम 1740 ईस्वी में बारनेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जलबेड़े ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया था। डुप्ले ने इसकी शिकायत कर्नाटक के नवाब से की, लेकिन नवाब ने डुप्ले के किसी बात का ध्यान नहीं दिया या किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुना या देखा। अंततः डुप्ले ने अंग्रेजी बस्ती मद्रास का घेरा कर डाला। जब अंग्रेजों ने नवाब का संरक्षण चाहा, नवाब ने डुप्ले को मद्रास से हटाने के लिए कहा, लेकिन डुप्ले नहीं माना। परिणाम स्वरूप नवाब ने फ्रांसीसी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और फिर एक युद्ध सेंट थोम का युद्ध हुआ। सेंट थोम का युद्ध 1748 ईस्वी में कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया। 1748 ईस्वी में यूरोप में एक्स ला सेफेल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का अंत हुआ और इसी संधि के द्वारा कर्नाटक के प्रथम युद्ध का भी अंत हो गया। इसके पश्चात देखेंगे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। यहाँ पर आप देखेंगे कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में 1748 से 1754 में जो ये युद्ध हुआ, इसके मध्य इस युद्ध का मुख्य कारण दोनों कंपनियों का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप रहा। यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज, इसको अच्छे से आप देखिएगा। गाइज अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका दोस्तों एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और भी मेहनत करने के लिए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में और भी अच्छा परफॉर्म कर पाएँ।
तो गाइस जल्द से जल्द इस चैनल को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। इस युद्ध का मुख्य कारण दोनों कंपनियों का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप रहा। 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम उल मुल्क आसफाजहाँ की मृत्यु होने से उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया था। निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद इनका पुत्र नासिर जंग हैदराबाद का निजाम बना। इसी समय नासिर जंग का एक भांजा मुजफ्फर जंग ने निजाम पद की दावेदारी प्रस्तुत की। इसी समय 1748 ईस्वी में मराठों ने चंदा साहब को रिहा कर दिया था और यह कर्नाटक में अपने उत्तराधिकार की मांग की। यानी कि इसने रिहाई के बाद कर्नाटक में अपने उत्तराधिकारी की मांग की या उत्तराधिकार की मांग की। इसी समय सर्वप्रथम डुप्ले ने निजाम पद के लिए मुजफ्फर जंग और नवाब पद के लिए चंदा साहब का साथ दिया। आप यहाँ पर इनकी रणनीतियों को आप समझिएगा। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेनाओं ने 1749 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर अंबूर की लड़ाई में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। अनवरुद्दीन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी मोहम्मद अली ने भागकर चित्रनापल्ली के दुर्ग में शरण ली। फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अंग्रेज भी शांत नहीं रहे। उन्होंने निजाम पद के लिए नासिर जंग एवं कर्नाटक के नवाब पद के लिए मोहम्मद अली को समर्थन दे दिया। देखिएगा गाइस, यहाँ पर इन लोगों ने किस तरह से एक दूसरे का साथ पाकर राज्य या फिर सत्ता को हड़पने का प्रयास किया, कोशिश की। 1750 ईस्वी में नासिर जंग अंग्रेजों के सहयोग से कर्नाटक पर आक्रमण किया और त्रिगुट मित्र शक्तियों को पराजित कर दिया। लेकिन इसी समय नासिर जंग की सेना ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह में नासिर जंग की हत्या कर दी गई। इसका लाभ उठाकर फ्रांसीसियों ने डुप्ले और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। 1752 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में आरकट पर आक्रमण किया और चंदा के पुत्र राजा साहब के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर आरकट पर अधिकार कर लिया। यह खबर सुनकर चंदा साहब त्रिचनापल्ली भाग गया और तंजौर के राजा ने उसकी हत्या कर दी। आप इन चीज़ों को अच्छे से नोट कर रहे होंगे गाइस, किस प्रकार की ये कहानी आपके सामने चल रही है और यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार बनते हैं। 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया और उसके स्थान पर गोदेहो को गवर्नर बनाकर भारत भेजा। गोदेहो आते ही युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी और अंततः 1755 ईस्वी में पौंडीचेरी की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हो गया। पौंडीचेरी की संधि द्वारा दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़े में हस्तक्षेप न करने का वादा भी किया। कर्नाटक का तृतीय युद्ध अब हम यहाँ पर देखेंगे। कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो कि 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी के मध्य चला। 1756 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रिया एवं प्रासा के बीच सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में एक बार फिर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ। 1756 ईस्वी में दोनों कंपनियां एक दूसरे की बस्तियों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया।
लेकिन वास्तविक युद्ध की शुरुआत तब हुई जब 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लेली को कमांडर इन चीफ बनाकर भारत भेजा। इसके आने से युद्ध को और भी गति मिल गई। इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध था, जो आयरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना और काउंट डी लेली की नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ। वांडीवास का युद्ध गाइस आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा अच्छे से। 1760 ईस्वी में यह हुआ है। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। गाइस, अगर ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस युद्ध में अंग्रेज विजय रहे। इसके बाद पांडिचेरी सहित लगभग सभी फ्रांसीसी बस्तियों का अंत हो गया। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ और इसी संधि द्वारा कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी समाप्त हो गया। कर्नाटक के युद्ध के बारे में अगर हम एक दृष्टि डालें दोस्तों, एक दृष्टि में देखें तो आप इस प्रकार देख सकते हैं। प्रथम कर्नाटक का जो युद्ध हुआ है 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक रहा है। कारण आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, और आपने देखा भी है। ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का प्रश्न एवं अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों में अमेरिका में युद्ध। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ये कर्नाटक का, जो कि 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक चला, दो कंपनियों के द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप के लिए। फिर तृतीय युद्ध हुआ, आप यहाँ पर देखेंगे, जो कि 1756 से 1763 ईस्वी तक रहा। अगर आप समाप्ति की घोषणा देखें तो आप समाप्ति की घोषणा यहाँ पर देख सकते हैं। परिणाम, अगर यहाँ पर परिणाम की बात करें तो यहाँ पर अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब की पराजय इसमें हुई थी, जो प्रथम युद्ध हुआ था। सेकेंड युद्ध में अंग्रेजों की अच्छी स्थिति रही, लेकिन वहीं पर तीसरे युद्ध में अंग्रेजों की इसमें विजय रही। गाइस, फिर महत्वपूर्ण हम यहां पर आपको तथ्य बताएंगे। युद्ध का नाम है सेंट थोम का युद्ध, यानी कि 1748। अंबूर का युद्ध 1749 ईस्वी, आरकट का युद्ध 1752 ईस्वी और वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 ईस्वी में हुआ। अगर किस किस के बीच में हुआ ये पूछा जाए आपसे तो आप यहां पर देख सकते हैं। परिणाम आप यहां पर देख सकते हैं। तो गाइस, उसके बाद आप महत्वपूर्ण तथ्य भी यहां पर जानेंगे। तो हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में एक निगाह यहां पर डाल लेते हैं। सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन ने 1593 ईस्वी में लीवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्रदान किया था। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के अनुमोदन से द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज नाम से एक व्यापारिक संस्थान को सर्वप्रथम समुद्री मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया गया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर उनसे कोची प्राप्त किया था तथा 1663 ईस्वी में डचों ने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। 1814 ईस्वी में कोची को ब्रिटिश उपनिवेशों में शामिल किया गया था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में अफीम की तस्करी की जाती थी। गाइस, ये वीडियो लेंदी ना हो जाए
इस वजह से हम आपको यहाँ पर इतनी ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, जो कि आप देख सकते हैं, बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता। गाइज, अगर ये पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कल भी हम इसी समय दोस्तों आपके सामने लाइव हाजिर होंगे इसी कंटेंट के साथ में, जो कि खान सर के द्वारा बनाए गए इन नोट्स को हम आपको प्रोवाइड यहाँ पर करा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।